फिजिक्स में इस समय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे हम। पिछली क्लास में इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको बताए हमने, सिंबल्स आपको समझाए, क्योंकि इसके सिंबल्स में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में उससे बताया। एक न्यूमेरिकल भी लगाया था, पर आगे के न्यूमेरिकल्स हम लोग आज लगाएंगे। और अगर आपको सारे सिंबल्स याद हैं, फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले कोई बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं है, पर जो भी फॉर्मूले है ना उनको आपको ध्यान अच्छे से रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फॉर्मूले ऐसे हैं, तो अगर याद है तो आप डरिए नहीं, न्यूमेरिकल्स बड़े आसान होते हैं। अभी तक आपने इतने लेसन्स के न्यूमेरिकल लगाए, कठिन लगा ही कहाँ मुझे तो लगता है। केवल आप जानते हैं इस दुनिया में कठिन कोई भी काम केवल तब तक कठिन होता है जब तक आप उसे स्टार्ट नहीं करते। एक बार आप स्टार्ट कर दीजिए, फिर आप देख लीजिए उसकी कठिनाई कैसे गायब हो जाएगी, आप खुद नहीं समझ सकते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आज का पढ़ता हूं। वैसे तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे, जो हमने कल एक लगाया था, आज दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती है। एक लाइट रे है, आती कहां से है? निर्वात से, और जा कहां रही है? अपवर्तनांक n का कोई माध्यम है। मैं एक रफ फिगर बना लेता हूं ऐसे ही नॉर्मली, और उस रफ फिगर पे ये मैंने एक नॉर्मल बना लिया, अभिलंब। ये एक प्रकाश किरण आती है, ये जहां से भी आ रही है वो माध्यम कौन सा है? निर्वात है, वैक्यूम। और ये जो दूसरा मीडियम है हमारे पास, ये वाला, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n के बराबर उन्होंने दिया हुआ है कि है। अब आप तो जानते हैं निर्वात अगर इधर की तरफ है, इधर कोई दूसरा मीडियम है, तो निर्वात की तुलना में कोई भी माध्यम होगा उसकी तुलना में ये वाला माध्यम सघन ही रहेगा। अगर सघन है तो ये ऐसे झुक जाएगी अभिलंब की तरफ, और इस तरीके से लाइट रे निकल जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, अब आगे उन्होंने बोला अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है। एक एंगल यहां पर होगा और एक एंगल ये होगा। कौन सा है अपवर्तन कोण और कौन सा है इसमें आपतन कोण, बता सकते हैं? जो निर्वात में बना है वो कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण, आपतन कोण। सोच लो, सोच लिया? सच में? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे, ये है आपतन कोण। तो मान लिया कि आपतन कोण कितना है? I। उन्होंने बोला अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, और ये कौन सा कोण होता है? अपवर्तन कोण। और जो अपवर्तन कोण है, एक्चुअली इन द क्वेश्चन वी आर गिवन दैट दिस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपतन कोण के आधे के बराबर है, यानी कि R इज इक्वल टू I/2। नहीं समझ में आया? अब उन्होंने पूछा आधा, आपतन कोण का मान ज्ञात करिए। आपतन कोण का मान ज्ञात करिए, तो आपतन कोण हमने माना किसको है? I को। इट मीन्स हमको I का मान पता लगाना है, बस इतना छोटा सा काम है। अब ध्यान से मुझे देख के बताइए, किरण इधर से आई है, इधर पे जा रही है, पहले माध्यम से आ रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n हमको दिया गया है। ठीक, माना आपतन कोण, माना आपतन कोण, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। और अब आपको यकीन नहीं होगा, ये क्वेश्चन जो है ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ऑप्शनल क्वेश्चन। और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। माना आपतन कोण I है, तब अपवर्तन कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण हो जाएगा I/2। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है बेटा? आपतन कोण हमको मालूम करना है, तो हमने I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब स्नेल का नियम लगाएंगे इस पे हम। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से किरण पहले माध्यम से आ रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है, तो अपवर्तनांक किसका होगा बताइए? दूसरे माध्यम का कि पहले माध्यम का? पहले माध्यम का। अच्छा, कहां से आ रही है? जा कहां रही है?
दूसरे माध्यम में। याद रखिए, जहां से आती है उसके सापेक्ष और जहां जाती है उसका अपवर्तनांक। तो जा कहाँ रही है? दूसरे माध्यम में, तो अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का। पहले माध्यम से आ रही है, अपवर्तनांक पहले माध्यम का। और स्नेल लॉ के मुताबिक क्या लिखना पड़ेगा हमको? साइन आई अपॉन साइन आर। और ये भी याद रखना है कि जहां से किरण आ रही होगी वहां का कोण साइन के साथ पहले लिखा जाएगा, और जहां जा रही होगी वहां वाला एंगल साइन के साथ अपॉन में लिखेंगे हम। μ21 की वैल्यू हमको दी गई है, कितनी है? n। साइन आई ये हमको मालूम करना है, तो इसको तो हम कुछ करेंगे नहीं। साइन आर, आर की जगह पर हम लिख सकते हैं I/2, I/2। ठीक है, बचपन में खेल खिलाया जाता था, आए बाए कान छदाए। ऐसा खेला है आपने? नहीं खेला? कान पकड़ के घुमाते थे कस के। हाँ, तो I/2। इसके बाद IN इज इक्वल टू, आपको याद है त्रिकोणमिति में साइन थीटा का एक हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2। मैथमेटिक्स स्टूडेंट जानते होंगे बेशक बड़े अच्छे से। तो यहां पर हम हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन आई की जगह पर क्या लगाएंगे? 2 sin I/2 इंटू cos I/2 अपॉन साइन I/2। तो इस पे तो हमने हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिया, इसको वैसा ही लिखा रहने दिया। अब साइन I/2 से साइन I/2 कैंसिल हो गया, बाकी 2 गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा cos I/2 इज इक्वल टू n/2। cos I/2 इज इक्वल टू कितना बन गया बेटा? n/2। समझ नहीं आ रहा है आपको? ये हमको तो I चाहिए। अब फिर से मैथमेटिक्स का एक यहां रूल लगने वाला है, क्लास 12th में ही मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमिति या फलन। उसके मुताबिक अगर cos θ इज इक्वल टू x है तो θ इज इक्वल टू cos इनवर्स x लिख सकते हैं। देन इफ cos I/2 इज इक्वल टू n/2, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं I/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स n/2। बट वी हैव टू फाइंड आउट ओनली I, नॉट I/2। तो हम I/2 का 2 उधर भेज देते हैं। अगर I/2 का 2 उधर भेज देंगे तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 cos इनवर्स n/2। ये आपतन कोण का मान है। और ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोला कि ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है सॉरी, ये वैल्यू आ जाएगी 2 cos इनवर्स n/2 आपतन कोण का मान। अब ये बताइए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया सभी को? ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 3rd नंबर मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा और सिंबल्स बताइए भाई सब लोग। पहले तो हमको किसको किससे लिखा जाए, पढ़े? तैयार हैं आप लोग? लिखा है वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक भी दिया गया है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी दिया गया है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है 5/3। अब कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा ये पता लगाना है। तो सबसे पहले तो जो 2 चीजें दी गई हैं उनको नोट करा जाए और इसके बाद जो हमसे पूछा जा रहा है उसको देखेंगे। बताइए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, सिंबल बताओ हम क्या लिखें? वायु को A से, जल को W से और कांच को G से लिख लेंगे। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक रिप्रेजेंट कैसे करें? म्यू WA, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, बिल्कुल सही। और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 4/3। फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, इसका सिंबल बताइए। μGA, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वो है 5/3। पूछा जा रहा है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, बताइए क्या लिखा जाए इसका सिंबल? अपवर्तनांक किसका चाहिए, कांच का कि जल का? कांच का। सापेक्ष किसके? जल के। तो सिंबल बोलो। μGW, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब ये बताएं समझ आया कि नहीं आया आपको?
अब इसका फॉर्मूला अभी कल ही मैंने बताया है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से म्यू जी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं आप? याद करिए, थोड़ी सी टेक्निक मैंने आपको बताई थी। जो पहले आएगा वो ऊपर रहेगा। याद आया कुछ? तो हम क्या लिखें? म्यू जी ए। क्यों? क्योंकि हमें म्यू जी ए मालूम है। और अपॉन में हम क्या लिखें? जो बाद में आएगा वो नीचे रहेगा, म्यू डब्ल्यू ए। तो अगर आपको ये चीज याद रखनी, ये बाकी यहां पर अगर कोई माध्यम लगा रहे तो दोनों सेम ही रहना चाहिए। फिर ये भी आपको ध्यान रखना है, म्यू जी ऊपर म्यू डब्ल्यू नीचे, और अगर इसके साथ कोई माध्यम है सापेक्ष में तो दोनों जगह पर सेम ही चाहिए मुझे। अब आप वैल्यू लिख दीजिए, म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू जी ए, म्यू जी ए 5/3, म्यू डब्ल्यू ए कितना है बेटा? 4/3। अब आपको नहीं लगता कि 3 से 3 कैंसल हो जाएगा और आंसर बउआ हमारा क्या आ जाएगा? 5/4, या हो सकता है इसका आंसर दे दे 1.25। अपवर्तनांक वैसे भी किसी माध्यम का एक या एक से ज्यादा ही होता है, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है, 1.25 आएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप हमें बताइए कि क्या ये आपको समझ में नहीं आया? आ गया सभी को? तो ठीक, आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, ऐसे और भी क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, लिखा हुआ है कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 और 4/3 हैं। कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में क्या होगा? बस इतना सा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो दिए गए हैं उनके सिंबल्स देख लेते हैं क्या है। कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में, मतलब वायु के संदर्भ में कांच का अपवर्तनांक 3/2 है और वायु के संदर्भ में जल का अपवर्तनांक 4/3 है। अब आप मुझे बताइए सिंबल में क्या बनाऊंगा? वायु के संदर्भ में कांच के अपवर्तनांक का सिंबल बताइए। म्यू जी ए, वेरी गुड। और ये वैल्यू कितनी दी गई है? 3/2। दूसरा है वायु के संदर्भ में जल का अपवर्तनांक, तो वायु के संदर्भ में जल का अपवर्तनांक कैसे लिखा जाए? म्यू डब्ल्यू ए, वेरी गुड। वायु के संदर्भ में जल का अपवर्तनांक, इसकी वैल्यू दी गई है 4/3। अब पूछा जा रहा है कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में क्या होगा, यानी कि जल के संदर्भ में कांच का अपवर्तनांक। सिंबल बताइए क्या लिखें? म्यू जी डब्ल्यू, जल के संदर्भ में कांच का अपवर्तनांक, ये पूछा जा रहा है। फिर से उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हम अगर म्यू जी डब्ल्यू का आपसे फॉर्मूला पूछेंगे तो अब आप हमको क्या बताएंगे? आपको अब मालूम होना चाहिए इसका फॉर्मूला। बताइए। जो आप पहले वो ऊपर लिखा जाएगा, म्यू जी ए अपॉन म्यू डब्ल्यू ए। म्यू जी ए की वैल्यू क्या है? म्यू जी ए की वैल्यू है 3/2 और म्यू डब्ल्यू ए की वैल्यू बेटा क्या है? 4/3। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये जो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है फ्रैक्शन इसको पलट देंगे तो ये बन जाएगी 3/4। इस तरह से म्यू जी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 3 9 और 4 2 8। जल के संदर्भ में कांच का अपवर्तनांक 9/8 के बराबर आ जाएगा। अब ये बताएं ये चीज समझ आई कि नहीं आई आपको? ठीक है ना? देखिए बहुत आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शनल में, इसलिए अच्छे से तैयार कर लो। क्वेश्चन भले छोटे छोटे हैं पर मार्क्स देके जाएगा हर क्वेश्चन आपको। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप देखिएगा।
लिखा हुआ है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 है। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक सिंबल बताइए क्या लिखें। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक म्यू ए जी, वेरी गुड। और कितना दिया गया है ये 2/3। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। हीरे को डायमंड बोलते हैं तो डी आप उसके लिए ले लीजिएगा। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 12/5 है। क्या लिखें? म्यू डी ए 12/5। ठीक है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? हीरे के सापेक्ष कांच का सिंबल बताइए। म्यू जी डी, वेरी गुड। हीरे के सापेक्ष कांच का ये हमको पता लगाना है, ठीक है ना। अब लगाइए फॉर्मूला। बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से अगर आप देखेंगे तो म्यू जी डी का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए बता सकते हैं आप मुझे? जो आगे रहेगा उसे ऊपर आना चाहिए। और कांच हो गया, हीरा हो गया। कांच और हीरे के अलावा क्वेश्चन में किस तीसरे माध्यम का जिक्र है? एयर का, वायु का जिक्र है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? म्यू जी ए अपॉन म्यू डी ए। अब देखो कि ये दोनों वैल्यूज पता है। म्यू डी ए तो मालूम है पर म्यू जी ए नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो क्या न्यूमेरिकल नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि हमें एक और चीज मालूम है ना। क्या मालूम है बताओ तो फिर? म्यू जी डी इज इक्वल टू म्यू जी ए। आपको नहीं लगता बेटा कि म्यू जी ए को लिख सकते हैं 1/म्यू ए जी? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से म्यू जी ए को लिख सकते हैं 1/म्यू ए जी। और रही बात म्यू डी ए, तो ये बेचारा तो पहले भी अपॉन में था, अभी भी अपॉन में बना रहेगा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप हमें बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है ना। अब वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। 1/म्यू ए जी, म्यू ए जी इज 2/3। 2/3 मुझे लिखना है। 2/3 इंटू 1/म्यू डी ए। म्यू डी ए लिखना है 12/5। 12/5। अब हमें इसे कैलकुलेट कर लेना है। छोटा सा कैलकुलेशन है। ये फ्रैक्शन को पलट देंगे तो ये बन जाएगा 3/2 और इस फ्रैक्शन को पलट देंगे तो ये बन जाएगा 5/12। 3 से इसको काट देंगे 4 टाइम्स में। इस तरीके से म्यू जी डी की वैल्यू आ जाएगी 5/8। नहीं समझ में आया? हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 5/8 के बराबर आएगा। नहीं समझ में आया? आ गया पक्का? तो फिर 1 से छोटा क्यों आ रहा है ये बताओ? आप कहते हो ना आपको समझ में आ गया है, तो बताइए 1 से छोटा क्यों है ये? अपवर्तनांक का मान तो 1 या 1 से बड़ा होता है, तो फिर ये 1 से छोटा क्यों है? 5/8 इज लेस देन 1। देखो ये हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। अगर हीरा और कांच में हम तुलना करेंगे तो हीरा सघन है, कांच उसकी तुलना में विरल है। आप सघन के सापेक्ष विरल का निकाल रहे हो ना, उल्टा निकाल रहे हो ना आप। हर विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक 1 से बड़ा ही आएगा, और यहां पर आप सघन के सापेक्ष विरल का निकाल रहे हो तो उल्टा होगा। उल्टा मतलब 1 से छोटा आएगा। समझ में आया? तो कभी भी विरल माध्यम के सापेक्ष किसी सघन माध्यम का अपवर्तनांक वो हमेशा 1 या 1 से ज्यादा ही आएगा। ठीक रहेगा? और यहां तो हम उल्टा कर रहे हैं, तो अब 1 से बड़े नंबर का उल्टा करोगे तो 1 से बड़ा थोड़ी रह पाएगा, वो तो 1 से छोटा हो ही जाएगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ में आया? आ गया? अब कहो कि समझ में आया।
तो हटा दिया जाए इसको, तो फिर नोट कर लीजिए अच्छा आप पहले ही से जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे लिखा हुआ है, एक कागज पर बने क्रॉस के चिन्ह पर 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की पट्टिका रखी गई है। मतलब एक कागज है, एक पेपर है, और उस पेपर पर एक ऐसा क्रॉस का चिन्ह बना होगा। उस क्रॉस के चिन्ह पर हम कांच की एक पट्टिका रखी जाती है। मान लीजिए ये कांच की वो स्लैब है, इसको इसके ऊपर हम रख देते हैं, फिर उसको ऊपर से देखते हैं, कांच की स्लैब के ऊपर से क्रॉस 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि बीच में माध्यम बदल गया, एयर के बजाय यहां पर अब कांच आ गया। अगर हम पहले इसको देखते तो इसमें एयर भरी हुई एयर थी, इसके बीच में क्रॉस और हमारी आंखों के बीच में। अब हमारी आंखों और क्रॉस के बीच में ये ग्लास की स्लैब आ गई। अब जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो हमें जो वो क्रॉस है वो पहले की तुलना में 2 सेंटीमीटर ऐसा ऊंचा उठा हुआ दिखता है। ऐसा लगता है हमारी आंखों से 2 सेंटीमीटर नजदीक आ गया है पहले की तुलना में। अब आपको करना क्या है कि पट्टिका की मोटाई क्या होगी ये आपको बताना है। जो स्लैब रखी हुई है ये कितनी मोटी है, ये चीज कितनी है इसकी मोटाई, ये आपको पता लगाना है। बस इतना सा काम है। तो देखते हैं कैसे लगेगा। बड़ा इजी है, मैं एक रफ फिगर आपको बना के दिखाता हूं, उससे शायद चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ये वो कागज है, यहां कागज पर ऐसे क्रॉस बना होगा अपना, ठीक है। ये जो क्रॉस बना होगा, ये क्रॉस के ऊपर हम आए और आ करके हमने कांच की ऐसी एक स्लैब लगा दी, इसके ऊपर हमने ग्लास की ये स्लैब ऐसे रख दिया। अब ये क्रॉस दब गया, इसमें नीचे हो गया। फिर हम यहां से देखते हैं, यहां से तो ये हमको 2 सेंटीमीटर उठा हुआ दिखता है। 2 सेंटीमीटर ये ऐसा उठा हुआ दिखता है, यानी कि ये हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो क्रॉस हमको यहां नहीं दिखता, बल्कि ये क्रॉस हमको यहां दिखता है, पहले की तुलना में 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ। अब आपको ये पता लगाना है कि स्लैब की मोटाई क्या होगी, जबकि स्लैब जिस भी मेटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आपको दिया गया है, ठीक। ये वही वाला आपका एप्लीकेशन है जो क्या उसमें थी, एक बाल्टी में टंकी में पानी भरा रहता था, उसके नीचे सिक्का पड़ा हुआ, आप ऊपर से देखते हैं तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसे हम अपैरेंट डेप्थ बोलते थे, आभासी गहराई का। याद आया आपको? तो यहां पर 2 चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। मान लेते हैं कि स्लैब की मोटाई कैपिटल H है। क्यों? क्योंकि यही चीज वास्तविक गहराई का काम करेगी। और बात सही है, एक्चुअली पिन तो यहां रखा है ना, तो ऊपर से यहां तक की जो डेप्थ होगी उसको तो वास्तविक गहराई बोलेंगे, लेकिन ये पिन हमको यहां दिखती नहीं है, हमको यहां दिखती है। तो ये जो डेप्थ उसकी होगी इसको बोलेंगे आभासी गहराई। समझ आ रहा है कुछ आपको? अच्छा, तो यहां पर मैं मान लेता हूं, माना पट्टिका की मोटाई, माना पट्टिका की मोटाई वो हमने मान ली H, ठीक। तब प्रश्नानुसार क्रॉस की आभासी गहराई, क्रॉस की आभासी गहराई को H से लिखते हैं ना। क्या आप बता सकते हैं ये H किसके बराबर होगा? देखो टोटल ये H है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये H कितना बचेगा? पूरे H में से अगर ये 2 हटा दे तो उसी के बराबर तो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा H - 2। अब ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया। फिर से देखो, टोटल यहां से यहां तक की गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, कैपिटल H। उसमें से अगर बेटा हम ये वाली हाइट को हटा दें, पूरे में ये हटा दें तो ये निकल आएगा, ये निकल आएगा, मतलब H निकल आएगा। अब पूरे H में ये 2 हटाना है, और पूरे H में 2 हटाना है, मतलब पूरे H में 2 घटाना है। तो ठीक है, पूरे H में 2 घटा दिया, उससे स्मॉल h आ जाएगा,
ना समझ में आई बात? ठीक। अच्छा, अपवर्तनांक दिया गया है, n की वैल्यू या म्यू, जो भी आपने लिखा है, म्यू से अगर आपने लिखा है तो म्यू नोट कर लीजिए आप इसको। म्यू की वैल्यू दी गई है 1.5। म्यू का कोई यूनिट होता नहीं है, इसलिए ऐसे ही लिखेंगे। अब आप मुझे बताइए क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे। फॉर्मूला होता है म्यू बराबर वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, आभासी गहराई। तो म्यू इज इक्वल टू वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई की जगह बउआ क्या लिखा जाए बताइए। माना पट्टिका की मोटाई h है और यही वास्तविक गहराई बनेगी, तो h अपॉन आभासी गहराई, आभासी गहराई की जगह स्मॉल h। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। म्यू की जगह पर लिखेंगे 1.5। कैपिटल H को कैपिटल H ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यही हमको पता लगाना है, पट्टिका की मोटाई पता लगानी ना आपको, तो यही कैपिटल H ही मालूम करना है हमको। अपॉन स्मॉल h, स्मॉल h की जगह जरूर हम कैपिटल H माइनस 2 कर देंगे, कैपिटल H माइनस 2। इसके नीचे 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5h। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू h। 1 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h आ जाएगा। ये इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए। 1.5h में ये एक h माइनस होने आ रहा है, तो 0.5h इज इक्वल टू 3। तो h इज इक्वल टू 3 अपॉन 0.5। दशमलव हटेगा, एक 0 बढ़ेगा और फिर h बराबर आ जाएगा 6। 5 6 जार 30, 6 आ जाएगा। और क्योंकि ये जो 2 यहां पर दिया गया था, 2 कहे में सेंटीमीटर में है और 2 के साथ ही तो h जुड़ा या घटा है, इसलिए h का यूनिट भी क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। मतलब समझे आप क्या मतलब निकलता है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, सब बढ़िया, लेकिन आप सोच भी तो लो कि जो स्लैब इसके ऊपर रखी गई है टोटल कितनी मोटाई की रखी गई है? 6 सेंटीमीटर मोटाई की स्लैब है। अब 2 सेंटीमीटर उसकी इमेज आपको क्रॉस के ऊपर दिख रही है, मतलब ऊपर से देखने पर कितनी डेप्थ पे वो इमेज दिख रही है? 4 सेंटीमीटर पर दिख रही। तो वास्तविक गहराई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। आभासी गहराई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और इमेज कितना शिफ्ट हो गई है? 2 सेंटीमीटर इमेज शिफ्ट हो गई है। जो यहां दिखनी चाहिए थी अब वो हमको यहां दिख रही है, तो इमेज जो है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, हमारे नजदीक आ गई है और अपनी जगह से थोड़ा दूर हो गई है। नहीं समझ में आया? तो जब भी कोई क्वेश्चन आप लगाए ना, लगा के बस एक फॉर्मेलिटी हो गई, ये बहाना उसको मत दीजिए, आप सोचिए उसके बाद, ठीक है ना? आप जब जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, ये मेरा अपना पर्सनल, मेरी ये सोच है, मेरी ये थिंकिंग है कि जब कभी आप कोई क्वेश्चन लगाते हैं और उसके बाद आप 30 सेकंड भी देते हैं कि आपने क्या क्या किया, क्या करना पड़ा, क्या इस क्वेश्चन में दिया गया था, अगर आप 30 सेकंड में उसको देते हैं ना, तो जहां तक मुझे लगता है कि दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा आप चीजों को ज्यादा समझेंगे, ज्यादा आपको समझ में आएगी, क्योंकि आपने सिर्फ लगाया नहीं है बल्कि आपने उसको अंदर से फील किया है। और अगर आप केवल लगाते तो केवल लगाते हैं, फील नहीं करते, तो वो चीज आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है फिर। चलिए खैर, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी तेल से पूर्णतया भरी हुई है, जिसे आप अपनी भाषा में कहते हो लबालब भरी हुई है बिल्कुल। तो एक बाल्टी है, ये ऐसी बाल्टी है भाई, देखो, ठीक है, ये वाली बाल्टी है, बिल्कुल बराबर वाली बाल्टी है, और इस बाल्टी में तेल भरा हुआ है, पूर्णतया बिल्कुल भरी हुई है। समझ आ गया? तो एक बाल्टी है, एक बाल्टी तेल से पूर्णतया भरी है, इसकी तली पर रखा हुआ पिन सॉरी, ये कि ये पिन यहां इसकी बॉटम पे ऐसे रखा हुआ है, पिन होता है ना पेपर पिन, वो रख दिया, कोई भी पिन मान लीजिए, वो इसकी तली पर डाल दिया हमने।
10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। जब हम ऊपर से देखते हैं यहां से तो रखा है तली पर ये हमको 10 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। मतलब ये हमको यहां दिखता है पिन, इस जगह पर ये पिन हमको दिखता है। एक्चुअली हमने रखा इसको यहां पर, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स एट दिस पॉइंट। ऊपर से देखने पर हमें इस बिंदु पर प्रतीत होता है कि रखा हुआ है। कितना ऊंचा प्रतीत होता है उठा हुआ? 10 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये 10 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये है इमेज कितना शिफ्ट हो गई है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। 10 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई दिखाई देती है आपको। और 40 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी है, पूरी तेल से भरी है। ये बाल्टी की टोटल हाइट कितनी है? 40 सेंटीमीटर और ये पूरी तेल से भरी हुई है। अब पूछा क्या जा रहा है? तेल का अपवर्तनांक क्या होगा? इसका अपवर्तनांक पूछा जा रहा है कि जो तेल इसमें भरा हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इसको देख करके मुझे बताओ पिन की वास्तविक गहराई क्या होगी? पिन की वास्तविक गहराई H से लिखते हैं ना, कैपिटल H। देख के बताओ ये फिगर, पिन की जो रियल डेप्थ है, वास्तविक गहराई, वो कितनी है? वेरी गुड, दैट इज 40 सेंटीमीटर। अच्छा, पिन की आभासी गहराई भी बता दीजिए। अब तो कर सकते हैं आप इसको। आभासी गहराई स्मॉल h किसको बोलते हैं? तेल की ऊपरी सतह से जितनी दूरी पर वो हमको पिन दिखती होगी, ये आभासी गहराई है। अब पूरा है 40, इसमें से 10 अगर हटा दिया तो ये कितना बचा? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अच्छा, हमको तो अपवर्तनांक चाहिए, इसलिए तेल का अपवर्तनांक अब बताइए मुझे अपवर्तनांक के लिए क्या फॉर्मूला लगाया जाए, बोलो। हाँ जी, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ऐसे ही बोल रहे थे क्या आप लोग? अच्छा भाई, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। अच्छा, रियल डेप्थ कितनी है? 40 सेंटीमीटर। अपैरेंट डेप्थ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब 0 से 0 अगर कैंसिल कर देंगे देन इट विल बिकम 4/3, 4/3। इसका मतलब यह हुआ कि जो तेल इसमें भरा है उसका अपवर्तनांक 4/3 के बराबर है। आभासी गहराई की जगह पर यह 10 मत ले लीजिएगा। 10 सेंटीमीटर इज द शिफ्ट ऑफ इमेज, एक्चुअल पोजीशन से 10 सेंटीमीटर ऊपर दिख रही है हमको, तो ये शिफ्ट है, ये विस्थापन है प्रतिबिंब का। समझ आ रहा है आपको? तो ये अपवर्तनांक आएगा। और एक चीज देखिए ना, अपवर्तनांक कितना आया है? 4/3, और 4/3 अपवर्तनांक मतलब 1.33। 1.33 तो पानी का अपवर्तनांक होता है। तो झूठ बता रहे, तेल बता के पानी भरा है उन्होंने आपको ये। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया 7 नंबर। नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट करिए, एक क्वेश्चन और लगाते हैं इस पर बेस्ड। 8th नंबर पे है, वायु में उड़ती एक चिड़िया को, वायु में एक चिड़िया उड़ रही है ऊपर, उसको जल जिसका अपवर्तनांक 4/3 है के भीतर तैरती मछली जल के पृष्ठ से 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतीत होती है। मतलब यहां पर ऐसा जल भरा हुआ है, एक चिड़िया ऊपर से उड़ते हुए जा रही थी, उसको एक मछली दिखी, तो ऊपर से उसने मछली को देखा, क्योंकि बीच में मीडियम पानी भरा हुआ है, तो मछली थोड़ा सा ऊपर प्रतीत हुई होगी उसको। कितने डिस्टेंस पर? जल के पृष्ठ से 30 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर उसको मछली दिखी। और वो मछली कितनी दूरी पर दिखी उसको? 30 सेंटीमीटर डेप्थ पर वो मछली दिखी। अब आप ये बताइए, आपका नॉलेज क्या कहता है? 30 सेंटीमीटर पर अगर वो मछली चिड़िया को दिखी है तो क्या एक्चुअली वो 30 सेंटीमीटर डेप्थ पे होगी?
नहीं होगी, बिल्कुल सही। रिफ्रैक्शन की वजह से एग्जैक्टली 30 सेंटीमीटर हाइट डेप्थ पर नहीं होगी, तो कहां होगी? थोड़ा कम पे होगी कि और ज्यादा पर होगी? वो मछली एक्चुअली यहां कहीं होगी, फिश यहां कहीं होगी, यहां उसकी क्या बन रही है? इमेज, और यहां से एक बर्ड देख रही है उसको। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, उस अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है मछली की वास्तविक गहराई क्या है, मतलब एक्चुअली अगर फिश यहां पर है देन व्हाट इज द रियल डेप्थ ऑफ द फिश? मछली की रियल डेप्थ कितनी है? रियल डेप्थ को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल एच से। तो यहां पर लिख लेते हैं माना मछली की वास्तविक गहराई। माना मछली की वास्तविक गहराई, माना मछली की वास्तविक गहराई कितनी है? h, तथा आभासी गहराई हमको दी गई है। देखिए आप फिगर में देखेंगे तो आभासी गहराई आपको नजर आएगी। आभासी गहराई h इज इक्वल टू, h की वैल्यू आभासी गहराई में कितनी होगी बता सकते? आभासी गहराई ये है कि ये है? कितनी है आभासी गहराई? हाँ, वो जो 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह पर हम 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। हाँ, जल का अपवर्तनांक दे रखा है उन्होंने 4/3। आपने देखा बेटा ये पिछले क्वेश्चन में 4/3 आया था ना, और ये अपवर्तनांक होता है किसका? जल का। ठीक है, तो ये दे दिया। अब उन्होंने वास्तविक गहराई उनसे पूछी कि वास्तव में तो फिर जो मछली है वो कितनी गहराई पर है। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसलिए अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई और बटे में आभासी गहराई। ठीक, अपवर्तनांक म्यू, वास्तविक गहराई कैपिटल एच, आभासी गहराई स्मॉल एच। म्यू की जगह पर वैल्यू अप्लाई कर देंगे, 4/3 दिया गया है तो 4/3। वास्तविक गहराई पूछी जा रही है हमसे, आभासी गहराई 30 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, हम इसे कैंसिलेशन करेंगे। 3 से इसको कैंसिल करिए 10 टाइम्स में, फिर 10 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 चौके 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक्चुअली वो फिश जल के पृष्ठ से कितनी गहराई पर है? 40 सेंटीमीटर पर क्योंकि मछली और उस चिड़िया के बीच में पानी भरा हुआ है, तो प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है, और अपवर्तन की वजह से उसे वो 10 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, 30 सेंटीमीटर पर उसको दिखाई देती है। नहीं समझ में आया? और यही रीजन है कि उसको भी पता है कि ये एक अपेरेंट डेप्थ है, तभी वो जब चोंच मारती है मछली को निकालने के लिए तो वो ज्यादा गहराई तक मारती है। नहीं तो सोचिए आप थोड़ा सा, उसको मछली यहां दिखी, अगर वो यहीं तक चोंच मारेगी तो क्या मछली को पकड़ पाएगी? लेकिन बगुले वगैरह की आंखें बड़ी तेज होती हैं, है ना, वो ऑलरेडी इतना गैप लेके चलते हैं कि वो नीचे तक बिल्कुल मारते हैं और एक ही बार में वो मछली को पकड़ लेते हैं। देखिए, है ना, जबकि ये आभासी है, हम लोगों को धोखा हो सकता है, उनको भी धोखा होता है, पर उस केस में वो ज्यादा दूर तक ले जाते हैं उसको, ताकि यहां पकड़ में आ जाए, यहां तक ले जाएंगे वो कि पकड़ में आ जाए। तभी आपने देखा होगा चोंच में जब फंसती है तो यहां नहीं, यहां मछली फंस के आती है, यहां फंसी रहती है मछली बीच में। क्यों? क्योंकि उनकी चोंच जाती है नीचे तक है। ठीक है ना, इस तरह से ये हमने क्वेश्चन लगाया अपवर्तन पर आधारित। और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन अब सॉल्व करेंगे हम लोग उन्हें अगली क्लास पे। आप भी घर में अपनी अपनी बुक्स से ट्राई कर सकते हैं। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।